Hello student, hello friends. I have started the new topic in the same lesson, globalization and Indian economy. This is very important topic and I will discuss today what is the globalizations. Yeah, what is globalization? Globalizations means the process of rapid growth of the interconnectedness or the interconnecting or the kind of integration between the countries' economies. Okay, na student? So this is the kind of process of the globalization which has been seen in the 1980s and 1990s. But a process of rapid growth of integration, interconnectedness or interconnections the economies of the many countries means जो ग्रोथ होती है यानी कि जो उन्नति होती है तरक्की होती है किसकी इंटीग्रेशन की यानी कि जुड़ाव की इंटरकनेक्टेडनेस यानी कि नज़दीकियों की या फिर इंटरकनेक्शन यानी कि आपस में जो उनका एक तरीके से उनके बीच में जो पहुंच होती है ठीक ना किसकी इकोनॉमीज़ की बहुत सारे देशों के बीच में अगर बहुत जल्दी तेज़ी के साथ उनकी बीच में इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होने लगें तो वो एक दूसरे की इकोनॉमीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से प्रभावित होने लगे या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब इससे प्रभावित या इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगे एक दूसरे की इकोनॉमिक्स की वजह से तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशंस है। ग्लोबलाइजेशन से की जो फैक्टर्स हैं जैसे कि आपको पता ही होगा पहले से कि एमएनसीज हैं, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा बहुत सारी और दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, या फिर लिबरलाइजेशन है या फिर प्राइवेटाइजेशन है या एलपीजी रिफॉर्म भी आप बोल सकते हैं इसे। अब देखिए जो ग्लोबलाइजेशंस है उसको लेकर लोगों के मन में थोड़ा बहुत डाउट होता है कि जो ग्लोबलाइजेशंस है वो अभी हाल का डेवलप किया गया टर्म है या फिर बहुत पहले से आ रहा है। तो देखिए जो टर्म है ग्लोबलाइजेशंस इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशंस है वो क्या है प्रोसेस का नाम है, ठीक ना। और जो ग्लोबलाइज्ड है ठीक ना वो ऑब्जेक्ट का नाम है या ऑब्जेक्टिव का नाम है यानी कि उद्देश्य और प्रक्रिया हम ऐसे समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो तो फिलहाल माना जाता है 1980s और 1990s के बीच में इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन के अलावा जो इससे मिलते जुलते शब्द हैं जो कि हम लोग पढ़ते भी हैं जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन या फिर नेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो जो ये जो टर्म है इनको हिंदी में भी हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि भूमंडलीकरण, ठीक है ना, या फिर एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना। तो इसकी बहुत सारी जो मीनिंग है वो निकल के आते हैं। तो फिलहाल हमें मतलब ग्लोबलाइजेशन जो कि इंग्लिश में दिया गया है जिसके मतलब बहुत सारे जिस जगतीकरण भी इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमें उससे मतलब मीनिंग को लेकर हमें पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से या यूनिवर्सलाइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक ना, इन सभी का अपना एक ही मतलब है सिंपल सा मीनिंग है जो कि पूरी तरीके से सिमिलियर होता है, एक तरीके से कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं होगा, ठीक है ना। आप देखिए जो एग्जिस्टेंस है जो इसका अस्तित्व है ग्लोबलाइजेशन का वो हम लोग 3 तरीक़ों से देख सकते हैं। जैसे कि एंशिएंट टाइम में इसको कब से इसको माना जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं जब सिल्क रूट था, जब सिल्क रूट का अस्तित्व था। और ये कब था, करीबन जो आपका मिडवल ईस्ट था उसके पहले से इसको माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि मंगोल जो आप थे, मंगोल जो डायनेस्टी थी उसके पहले की जो समय की जो एक्टिविटीज़ थी या उसके पहले का युग था उसको हम लोग एंशिएंट एज मान सकते हैं, ठीक है ना। तो सिल्क रूट था जो कि चाइना में से था, चाइना जो कि सिल्क का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था और सिल्क को वो बहुत सारे दूसरे देशों में
एक्सपोर्ट भी कर रहा था, बहुत सारे दूसरे देश से सिल्क लेने के लिए आ भी रहे थे एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर। ठीक है ना। फिर बाद में मिडवाइल एज में, जो मिडाइवल एज होती है उसमें हम लोग मंगोल एज को मान सकते हैं, क्योंकि जब मंगोल थे, चंगेज़ खान, कुबलाई खान थे, चाइना में इनका बहुत बड़ा रूल था। तो इन्होंने भी एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में अपने क्रुएल्टी की वजह से बहुत सारे दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाया। ठीक है ना। तो जिसकी वजह से बहुत सारे देश इनके संपर्क में आए, जैसे कि यूरोप के बहुत सारे देश थे, एशिया के बहुत सारे देश थे। फिर मॉडर्न एज में ग्लोबलाइजेशन का जो अस्तित्व है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान माना जाता है। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आ जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। क्या है अंतर? वो जैसे कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी शुरुआत मानी जाती है 16 और 17 सेंचुरी के दौरान। ठीक है ना। जबकि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी शुरुआत मानी जाती है 18 और 19 सेंचुरी के दौरान। ठीक है ना स्टूडेंट। तो जो व्यवसायिक जो औद्योगिकरण था, ठीक है ना, तो वो यूरोप में और इंडिया में अलग अलग समय पर माना जाता है। यानी कि जब जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को सर्च किया, इन सर्च किसके लिए किया? लेबर के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है ना। तो इन्होंने, क्योंकि इनके पास फैक्ट्रियाँ तो आने लगी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी ही आविष्कार करने शुरू कर दिए थे, फैक्ट्रीज़ वगैरह को इन्होंने सेटअप कर लिया था। लेकिन इनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, और रॉ मटेरियल की सर्च में इन्होंने बहुत सारे दूसरे देशों को एक तरीके से मूव किया, उनके ऊपर उन्होंने स्टडी की। ठीक है ना। उनको उन्होंने पता किया कि कहाँ पर क्या मिल सकता है उन्होंने। तो अब वर्ल्ड वार तक आते आते, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट तक तो ब्रिटेन को माना जाता है इनिशिएटिव किसका? वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशंस का। और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद किसको इनिशिएटिव दिया जाना चाहिए? ये अमेरिका को दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। और उसके बाद करीबन 30 ईयर्स तक अमेरिका ने अपना दबदबा बनाए रखा, ठीक ना, पूरे वर्ल्ड में। फिर जब आपका कोल्ड वार ख़त्म हुआ 1980s के बाद, जब रशिया के बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो फिर 1980s और 1990s के बीच में अब लोगों को समझ में आने लगा कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, केवल उनसे दुनिया नहीं चलने वाली, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी साथ में लेना होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उनको, उनकी भी इम्पोर्टेंस अब दी जाने लगी। ठीक है ना। इस तरीके से, क्योंकि अब उन्होंने, क्योंकि अपने बहुत सारे संगठन बनाने शुरू कर दिए थे, जैसे कि G60 या ऐसे बहुत सारे दूसरे संगठन थे, G70। ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारे संगठन को जब बनता हुआ देखकर जो डेवलप कंट्रीज थे वो घबराने लगे एक तरीके से, कि अगर ऐसा ना हो कि भाई उनके हाथ से व्यापार निकल जाए। ये क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी संख्या ज़्यादा है और डेवलप कंट्रीज की संख्या कम है। ठीक ना। तो इस तरीके से अब बिगनिंग जो है 1980s और 1990s के बीच में देखी जाती है, जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया अमेरिका और रशिया के बीच में। ठीक है ना। तो अब एमएनसीज जैसी चीज़ें कॉमन होने लगी, यानी कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी उन्होंने क्या किया कि फेवरेबल लोकेशन और चीप लेबर को उन्होंने एक तरीके से अहमियत दी। जहाँ जहाँ उनको ये सारी चीज़ें मिलती गई, वहाँ वहाँ उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया, अपनी फैक्ट्रीज़ का, अपने यूनिट का। इस तरीके से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से अपना, मतलब एक एक्टिविटीज़ बना लिया, एक लैब बना लिया उसे। ठीक है ना। फिर इन्वेस्टमेंट था जो दो देशों से ज़्यादा के बीच में, उसकी भी बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है ना। फिर जो फॉरेन ट्रेड का जो लार्ज पार्ट था उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? उसको भी एमएनसीज कंट्रोल कर रही थी। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट एमएनसीज की वजह से हो रहा था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपको कल भी बताया था मैंने, इसको कॉल कर रहा था, इसको एमएनसीज कंट्रोल कर रही थी। फिर ना केवल सेल हो रही थी चीज़ें, बल्कि इनको एक्सपोर्ट भी कर रहे थे उन्हीं देशों में जहाँ पर वो एमएनसीज वहाँ की रहने वाली नहीं थी, बल्कि एमएनसीज तो आई थी अमेरिका से। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इंडिया को अपना बेस कैंप बनाया, बेस हेडक्वार्टर बनाया। ठीक ना। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ना केवल प्रोडक्शन दिया, बल्कि यहाँ के मार्केट में इन्होंने सामान भी बेचा, और यहाँ के मार्केट में और ज़्यादा सरप्लस सामान पैदा करके, प्रोड्यूस करके इन्होंने दूसरे देशों को भी इन्होंने एक्सपोर्ट किया। ना केवल इन्होंने एक्सपोर्ट किया उन सामान को, बल्कि जो गुड्स थे जैसे कार, ऑटोमोबाइल वगैरह, ठीक ना, इनके जो सेमी पार्ट होते हैं, जो उनके दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं कार को बनाने के, उन्होंने इंडिया जैसे देशों में ही इन्होंने प्रोड्यूस किया और उसको दूसरे देशों में इन्होंने भेजना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने, मतलब जहाँ से एमएनसीज आई थी, जहाँ से इनकी ग्रोथ होती है, वहाँ पर तो इन्होंने अपना एक तरीके से हेडक्वार्टर बनाया, और दूसरे देशों में उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया एक तरीके से, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जोड़ के रख दिया। ठीक है ना। जहाँ जहाँ उनको लेबर मिलते गए, जहाँ जहाँ उनको रॉ मटेरियल मिलते गए,
ठीक है ना। जहाँ जहाँ उनको गवर्नमेंट वीक पॉलिसीज मिलती गई वहाँ वहाँ तो उन्होंने जाके अपना प्रभाव जमाया, या फिर जहाँ पर उनका वेलकम किया गया, या जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन देशों ने तो उनको बुलाया। फिर अमेरिका जैसे देशों ने तो ये एमएनसीज को दूसरे देशों की अपने यहाँ से यहाँ पर आने से बैन कर दिया एक तरीके से, क्योंकि एमएनसीज अगर मूव कर पा रही थी तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था WTO की तरफ से मिलने वाली शहर या उनकी तरफ से मिलने वाली परमिशन। जैसे कि गरीब देशों को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोला गया कि आपको एमएनसीज को आने से ब्लॉक नहीं करना बल्कि उनको आने देना है एक तरीके से, जबकि अमेरिका देशों ने WTO के ऊपर अपना एक तरीके से प्रभाव जमाया कि नहीं, हम ये एमएनसीज को नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे हमारी जो एमएनसीज हैं उनका प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आने पाएंगी, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए रिजल्ट ये होता है कि ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन था वो दो देशों के बीच में वो और ज़्यादा उसमें जुड़ा होने लगता है, इंटीग्रेट होने लगता है, ठीक है ना। और फिर बहुत सारे देशों के बीच में नज़दीकियाँ बनने लगती हैं, भले ही वो नज़दीकियाँ प्रोडक्ट को लेकर बन रही हैं या किसी डर की वजह से बन रही हैं, लेकिन हाँ फिलहाल कंट्री आपस में एक दूसरे के पास आने में लगे हुए लगातार। और मूवमेंट था जो गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, इवन जो लोग थे बेटर इनकम की तलाश में जॉब के सिलसिले में एक दूसरे देशों में जाने लगे थे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें इस चीज़ को बहुत बारीकी से, तो अमेरिका जैसे देशों ने एक जो चौथा फैक्टर होता है लेबर का, ठीक है ना, जैसे आपने पता होगा कि गुड्स होता है पहला फैक्टर, ठीक है ना, सर्विसेज होता है, टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि लेबर के ऊपर उन्होंने एक तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया, किस उन्होंने, डेवलप कंट्रीज़ ने, क्योंकि लेबर को उन्होंने क्या किया एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वीज़ा लॉ लगाने लगे कि भाई हाँ इन देशों में हमारे देश के लोग, मतलब हमारे देश में दूसरे देशों के लोग नहीं आएंगे, उनके ऊपर उन्होंने बहुत सख्त वीज़ा नियम लगा दिए एक तरीके से, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, पता नहीं कौन कौन से कार्ड ऐसे होते हैं, जिसकी वजह से उनको जो आवर्जन के नियम थे, जो वीज़ा के नियम थे, उसका पालन करना होता था, यानी कि आपको एक लिमिट के समय तक वहाँ पर रहना होगा, उसके बाद आपका अगर ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है देश में रहने का, ठीक है ना, तो आपको वो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। जिससे कि इन्होंने अपने जो नेशनल एक तरीके से जो नेशनलाइजेशन था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की। तो फिलहाल आपने इस टॉपिक में समझा होगा कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट होता है, किस तरीके से ये आगे बढ़ता है, और ये क्या मतलब अपना असर छोड़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसकी वजह से क्या क्या और मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर या मतलब जो एक तरीके से जो आर्गूमेंट दे सकते हैं फेवर में और अगेंस्ट में, तो उसकी टॉपिक पे हम लोग आगे जाके बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो अगर आपको टॉपिक वाकई में पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कमेंट ज़रूर करें आप, जिससे कि मुझे पता चल सके कि हाँ मैं कहाँ पर कैसा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।